मुझे ये तो पता था कि वे कभी कदार थोड़ी बहुत शराब पी लेते हैं, पर यह नहीं पता था कि उनका पीना इतना बढ़ जाएगा कि आज मेरे साथ साथ बच्चों को भी उनसे नफरत होने लगेगी। मैंने उम्र भर जो कुछ सहा, जो कुछ किया, वह सब अपने बच्चों के लिए ही तो था। मगर मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि बड़े होने पर मेरे बच्चे ऐसे पिता को कैसे स्वीकारेंगे जो उनके लिए कभी एक आदर्श पिता बन ही नहीं पाए। बात तब की है जब मेरा घर कोलकाता में हुआ करता था। गरीब परिवार था, एक बहन और एक भाई थे, जिनके साथ बिताना बचपन बहुत ज़्यादा यादगार था। मुझे तालाब में गोते लगाने का बहुत शौक था। मैं पेड़ से आम तोड़ कर लाया करती थी। जिंदगी कितनी अच्छी थी उस वक्त, दिन भर बस खेलते ही रहना, स्कूल तो जाना होता नहीं था। मम्मी ने उस वक्त यह कहकर स्कूल में दाखिला नहीं कराया था कि पढ़ाई लिखाई लड़कियों का काम नहीं है। मैं 13 साल की थी जब मम्मी पापा का बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। मम्मी भाई को गोद में उठाकर अपने साथ ले गई। कहाँ ले गई पापा ने नहीं बताया। पापा के ऊपर अब मेरी और मेरी दीदी की जिम्मेदारी थी। वह जिम्मेदारी जिसे उठाने में ना उन्हें कोई दिलचस्पी थी ना फर्ज लगता था। वे मुझे गांव की एक कोठी में ले गए और वहां झाड़ू पोछे के काम में लगा दिया। मुझे वह काम ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता था, पर मैं सीख गई। दीदी भी किसी दूसरी कोठी में काम करती थी। हम जहाँ काम करती थी वहीं रहती भी थी, इसलिए हमारा मिलना नहीं हो पाता था। मुझे घर की याद आती थी। कभी कभी मन करता था कि घर भाग जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आता कि अब वहाँ अपना है ही कौन। मम्मी ने तो पहले ही अपनी छोटी औलाद के चलते, या कहो बेटा होने के चलते, भाई को थाम लिया था। मुझे उस कोठी में काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे जब बड़े साहब की बेटी दिल्ली से आई थी। उन्होंने मुझे काम करते देखा तो साहब से कहा कि दिल्ली में अच्छी नौकरानियां नहीं मिलती हैं, इस लड़की को मुझे दे दो। अच्छा खिला पहना तो दूंगी ही। बड़े साहब ने 2 मिनट नहीं लगाए और फैसला सुना दिया कि मैं अब शहर जाऊंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे पार्वती नाम दिया था। शहर आकर मेम साहब ने मुझे पुष्पा नाम दे दिया। मुझे शहर में सब पुष्पा ही बुलाते थे। गांव में शहर के बारे में जैसा सुना था यह बिल्कुल वैसा ही था। बड़ी बड़ी सड़कें, मीनारों जैसी इमारतें, गाड़ियां और टी-शर्ट पहने वाली लड़कियां, सब पटर पटर इंग्लिश बोलते थे। वहाँ कितना कुछ था शहर में। मेरी उम्र तब 17 साल थी। एक दिन जब मैं बरामदे में कपड़े सुखा रही थी, बगल वाले घर में काम करने वाली आंटी का बेटा मेम साहब से पैसे मांगने आया था। वह देखने में सुंदर था, मेरी उम्र का ही था। गोरा चिट्ठा रंग और काले घने बाल। मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो उसने भी नजरें मेरी तरफ कर ली। उसने जिस तरह मुझे देखा था उस तरह आज से पहले किसी और लड़के ने नहीं देखा था। मेम साहब के घर में सब बड़े मुझे बेटी की तरह मानते थे। उनके बच्चों की मैं दीदी थी। घर में कोई मेहमान आता भी था तो मुझ जैसी नौकरानी पर किसी की नज़र पड़ती भी तो क्यों। यह पहला लड़का था जिसका मुझे इस तरह देखना कुछ अलग सा लगा, अच्छा लगा। अब वह रोज़ किसी न किसी बहाने यहाँ आया करता था, कभी आंटी को खाना देने, कभी कुछ सामान लेने या देने।
कभी पैसे लौटाने और कभी तो अपने भाई बहनों की शिकायत लेकर। मैं उसे रोज देखा करती थी, कभी कभार तो मुस्कुरा भी दिया करती थी। एक दिन मैं गेट के बाहर निकलकर झाड़ू लगा रही थी, तब वह लड़का मेरे पास आया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम पुष्पा बताया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम पवन बताया। हमारे नाम पा अक्षर से शुरू होते हैं। मुझे तो यही सोचकर मन ही मन खुशी होने लगी। उसने मुझसे कहा कि उसे मैं पसंद हूँ। मैंने भी बताया कि मुझे भी वह अच्छा लगता है। अब पवन अक्सर मुझसे मिलने आया करता था। एक दिन जब वह आया तो साथ में एक अंगूठी भी लाया। वह सोने की अंगूठी थी। मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई। मेरे पास हर महीने मिलने वाली तनख्वाह के पैसों से खरीदी हुई एक सोने की अंगूठी थी और कान में कुंडल भी थे, लेकिन आज तक मेरे लिए इतना महंगा तोहफा कोई नहीं लाया था। कोई भी नहीं। वैसे भी अपना कहने वाला मेरे पास था ही कौन। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं रो पड़ी तो उसने मुझे गले से लगा लिया। मन हुआ कि बस इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी इस बाहों में गुजार दूं। मैंने पवन से शादी करने का मन बना लिया था। मेम साहब को सब बताया तो वे भी बहुत खुश हुई। मैंने और पवन ने मंदिर में शादी कर ली। अब पवन मेरा सिर्फ प्यार नहीं थे, पति बन चुके थे। हमारी शादी में उनका पूरा परिवार आया था और मेरे पास परिवार के नाम पर कोई नहीं था। मेम साहब भी नहीं आई थी। हाँ, उन्होंने कुछ तोहफे ज़रूर भिजवाए थे। शादी को 2 हफ्ते ही बीते थे कि एक दिन पवन खूब शराब पीकर घर आए। उनकी हालत सीधे खड़े होने की भी नहीं थी। आपने शराब पी है? आप शराब कब से पीने लगे? हमेशा से आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चुप हो जा, सिर मत खा, चल अलग हट। कहते हुए पवन ने मुझे इतनी तेज धक्का दिया कि मैं जमीन पर जाकर गिरी। मेरी चूड़ियां टूटकर हाथ में धंस गई। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। शराब पीने के बाद इंसान नहीं रहता है, ये मैं बखूबी जानती थी। मैंने अगली सुबह पवन से बात नहीं की तो वे शाम को भी शराब पीकर घर आए। मैंने पूछा नहीं, पर उन्होंने खुद ही कह दिया कि तेरी मुंह फुलाई शक्ल से मजबूर होकर पी है। अगले दिन वे मेरे लिए गजा ले आए। मैं थोड़ा खुश भी हुई थी, पर वह खुशी शायद मेरी जिंदगी में ठहरने के लिए कभी आई ही नहीं। 4 दिन बाद ही अचानक पवन ने काम पर जाना छोड़ दिया। कहने लगे कि मालिक ड्राइविंग के नाम पर सामान उठाता है तो मैं काम नहीं करूँगा। 1 हफ्ते अपने माँ बाप के आगे गिड़गिड़ा कर पैसे मांगे और जब पैसे खत्म हो गए तो शुरू हुई हमारी लड़ाइयाँ। मेरे पास पैसे नहीं थे। पवन ने मेरी ओर देखते हुए कहा, अब तो मालकिन के लिए दिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। मैंने जवाब दिया, मैं खुद को बेच सकता तो बेच देता। क्या करूं मैं? पवन की आंखों में आंसू थे। घर खर्च के लिए पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, मम्मी पापा दे देंगे हमें। बात वह नहीं है, पवन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। फिर क्या बात है? मैंने हैरानी से पूछा। मैंने जुआ खेला है। जुआ में तकरीबन चीख पड़ी। हाँ, 10,000 रुपये हार गए हैं। कर्जदार आते ही होंगे। मुझे माफ़ कर दे पुष्पा, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद
मैं न शराब पीऊँगा न जुआ खेलूँगा। तेरी कसम, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने बेबस होकर कहा। तुम्हारे कुंडल और अंगूठी तो है। एक पल को तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन है तो वे मेरे पति ही। उनका कहा मैं कैसे झुठला सकती हूँ। आखिर अब सिर पर परेशानी आई तो बोझ भी तो दोनों को उठाना है, साथ भी तो दोनों को ही निभाना है। मैंने जिस खुशी से अपने कानों में वे कुंडल और उंगलियों में वो अंगूठी पहनी थी, उतने ही दुख से उन्हें उतार कर पवन के सामने रख दिया। वह सुबह के घर से निकले थे। शाम को आए तो हाथ में मिठाई के 2 डब्बे थे। चाल डगमगाई हुई थी और मुंह से शराब की बू आ रही थी। उस दिन पवन से जो मेरा विश्वास टूटा, वह शायद फिर कभी जुड़ नहीं पाया। मैं उनसे कहती भी तो क्या, करती भी तो क्या, मेरी सुनने वाला था ही कौन। शादी को 11 साल ही हुए थे और नमन और मीनू 10 और 8 साल के हो गए थे। पवन ने एक बार फिर काम करना शुरू तो कर दिया था, पर जो कमाते शराब और जुए में लुटा जाते। मेरे हाथ में पैसे के नाम पर चंद रुपये आते जो बच्चों के लिए दूध लाने में निकल जाते। मेरी सास कोठियों में बर्तन मांजने का काम करती ही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी फिर यही काम करने लग जाती हूँ। दोनों बच्चे स्कूल जाते और मैं काम पर। जिंदगी पवन के साथ कैसे बीत रही थी यह तो नहीं पता, पर कैसे कट रही थी यह अच्छी तरह पता था। पवन के पिता ने अपनी गांव की ज़मीन बेचकर हमें दिल्ली में एक घर दिला दिया था। मैंने काम करना भी छोड़ दिया। पवन ने पीना तो नहीं छोड़ा, पर कम ज़रूर कर दिया था। बच्चे भी नई जगह और नए माहौल में ढल गए थे। हमारा गली के कोने में ही एक घर था। उस घर में रहने वाले मर्द कब पवन के दोस्त बन गए पता नहीं चला। वे पवन के दोस्त बने तो उनकी पत्नी मेरी दोस्त और उनके वह हमारे बच्चे आपस में दोस्त बन गए। वे लोग कुछ समय पहले तक बड़े गरीब थे, पर हाल के 2 सालों में उनके घर अच्छा खाना पीना होने लगा। झुग्गी जैसा दिखने वाला घर अब मकान बन चुका था। वहीं दूसरी ओर पता नहीं क्यों, पर मेरे घर के हालात बिगड़ने लगे थे। पवन घर के खर्च में कटौती करने लगे थे। उनके और मेरे संबंध तो सामान्य थे, पर कुछ तो था जो अटपटा था। एक दिन मैं गली की ही अपनी एक सहेली कमल की मम्मी के साथ बैठकर मटर छील रही थी। हम दोनों यूं ही अपनी बातों में लगी हुई थी। नमन की मम्मी, एक बात थी जो मैं कई दिनों से तुम्हें बताने के बारे में सोच रही हूँ। कमल की मम्मी ने झिझकते हुए कहा। हाँ हाँ बोलो न, क्या हुआ? वह मैंने नमन के पापा को, वे उनके दोस्त हैं ना जो कोने वाले घर में रहते हैं, वहाँ एक दिन पीछे से रात में जाते हुए देखा था। हाँ तो किसी काम से गए होंगे, वह तो पता नहीं, पर मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। तुम अपनी हो तो सोचा बता दूं। मैंने कमल की मम्मी की बातें पर विश्वास तो नहीं किया, पर वह बात मेरे दिमाग से निकल भी नहीं रही थी। 1 हफ्ता बीत गया, पर मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगी और पवन से सामने से कुछ भी पूछना मुझे सही नहीं लगा। आखिर पवन जैसे भी थे, बेवफा नहीं थे, धोखेबाज नहीं थे। वे मुझे इतना प्यार करते थे, मैं सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकती थी। अगली सुबह घर से निकलते वक्त पवन ने कहा कि वे रात को घर नहीं आएंगे, काम ज़्यादा है, ऑफिस में ही रुकेंगे।
रात के 2 बज रहे थे। बच्चे पलंग पर मेरे साथ ही सो रहे थे। मेरे मन में पता नहीं क्या आया। मैं उठी और मेरे पैर अपने आप ही उस घर की तरफ मुड़ गए जहां हमारे वे पड़ोसी रहते थे। मैं घबराई, डर लग रहा था, पर मन में बार बार यही था कि जो मेरे दिमाग में है वह सब सच न हो। मैंने उस घर के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कुछ आवाज़ आई, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं आगे वाले दरवाजे पर गई, फिर दरवाज़ा खटखटाया। इस बार दरवाज़ा खुल गया। अंदर से वह औरत नाइटी पहने आई। उसके पति भी उसके साथ थे। मेरी जान में जान आ गई। जो मैं सोच रही थी वह सच नहीं था। क्या हुआ नमन की मम्मी, इतनी रात गए आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ, वह नमन के पापा घर पर नहीं थे। ज़रा उन्हें फ़ोन करके पूछ लीजिए, मुझे संतुष्ट हो जाएगी। जी अभी करता हूँ फ़ोन, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। उन्होंने फ़ोन मिलाया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। फ़ोन की घंटी की आवाज़ पिछले कमरे से आ रही थी। वे वही थे। मैं तेज़ी से उस कमरे की तरफ गई। पवन अधरंगे मेरे सामने खड़े थे। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। मेरी दुनिया उस एक पल में रुक सी गई। यह क्या धंधा लगा रखा है यहाँ? ये है आपका काम, यहाँ जा रही है आपकी सारी कमाई, ये है आपकी अय्याशी। मेरे हालत उस पल में क्या थी यह तो शायद ही मैं बयां कर पाऊँ। लेकिन जवाब में पवन ने जो कहा वह सुनकर मुझ में बचा खुचा जो आत्मसम्मान था, जो जान थी, सब मिट्टी में मिल गए। इसमें गलत क्या है? तुझ में बचा ही क्या है? मुझे जाना है तो सामान बांध कर निकल जा मेरे घर से। पवन कपड़े पहनते हुए बोले। मैं वहाँ से निकल गई। घर आई तो खुद पर, अपने वजूद पर शर्म आई। मन तो किया कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं, कहीं मर जाऊं कहीं जाकर, पर बच्चों की शक्ल आंखों के सामने आ गई। उन्हें छोड़कर मर गई तो वह उल्टा मेरे बच्चे को खाकर अपने बच्चों का पेट पालेगी। नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं हारूंगी। अगले दिन पवन घर आए तो ना मैंने उनसे बात की और ना उन्होंने। उन्हें खाना बना कर दिया जरूर, लेकिन वैसे ही जैसे घर की नौकरानी देती है। अगले ही दिन जाकर मैं फिर से अपने काम पर लग गई। उस औरत का चक्कर तो पवन के मम्मी पापा के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने छुड़वा दिया, लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ा पता नहीं। शायद मैं बहुत खुश थी, क्योंकि पति तो आखिर पति ही है, वह चाहे कुछ भी करे। रिश्ते यूं ही खत्म तो नहीं हो सकते। पवन ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें कुछ दिनों में माफ़ भी कर दिया। जिंदगी पटरी पर तो आ गई थी, पर टूटी और चरमराई पटरी पर। नमन और मीनू दोनों अब 22 साल और 24 साल के हैं। उनकी माँ आज भी कोठी में बर्तन मांजती है। सिर के ऊपर अपनी छत नहीं है, क्योंकि बाप तो पहले ही उसे बेचकर खा गया। दोनों ने किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की, यहाँ वहाँ से पैसे कमाकर। पवन की तो खुद की नौकरी का कोई ठिकाना तक नहीं है। कभी पीकर चले आते हैं तो धक्के मारकर निकाल दिए जाते हैं। जिस उम्र में लोगों के बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, मेरे बच्चों को नौकरी करनी पड़ रही है। यह दुख मुझे खोखला करता है, हर दिन हर पल। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं। मेरा बेटा शराब या जुए का आदी नहीं है।
और न ही मेरी बेटी को कभी अपनी जिंदगी में किसी के घर में झूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे। वह मेरी तरह कभी रोएगी नहीं, घुटेगी नहीं, उस तरह जिस तरह मैं घुट घुट कर जी हूँ। पवन एक जिम्मेदार बाप नहीं बन सके, मैं शायद जिम्मेदार माँ बन गई। पवन से बैर करूँ भी तो क्या, उन्होंने मुझे नमन और मीनू दिए हैं, जिसके लिए मैं उनकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। लेकिन जिस जिंदगी के ख्वाब में देखा करती थी, वह हाथ तो आई पर कभी मुंह न लगी। सुन लिया तूने, अब मैं सो जाऊं? बस एक सवाल और है, पूछ, आपने जिंदगी भर इतना कुछ क्यों सहा? पापा को छोड़ क्यों नहीं दिया? मैं आपकी जगह होती तो शायद ऐसे इंसान के साथ कभी न रहती। मैं 12 साल की थी तो दुनिया से बहुत डरती थी, लेकिन ऐसे दिखाती थी कि चाहे शेर भी आ जाए तो मैं शेरनी बनकर उनसे लड़ बैठूंगी। पर मैं अंदर ही अंदर बहुत डरती थी। मेरे पापा इस दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे डर को जाना था। जब मैंने उन्हें जाना तो लगा कि इस भीड़ में कोई अपना मिल गया है। उनकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार था वह कहीं और नहीं था। जब मेरे सपने बिखरे, जब उन्होंने मुझे धोखा दिया, जब उन्होंने मुझे अनचाहा महसूस कराया, तो मैं फिर अकेली हो गई, डर गई थी। मैं कभी कभी तो लगता था घुट घुट कर जीना है तो जिया ही क्यों जाए। पर जब तुम दोनों के चेहरे देखती तो लगता था जैसे तुम ही हो मेरी हिम्मत, और अगर मैं टूट गई तो तुम्हें कैसे संभालूंगी? तुम दोनों मुझसे छिन जाते या मेरे बिना तुम्हें कुछ हो जाता, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो बस जिंदगी जैसी थी उसे अपना लिया मैंने। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।